Hello everyone. So today we are going to study the cardiac cycle from the chapter Body Fluids and Circulation. So let's have a look on it. So how does the heart function? Let us take a look. To begin with, all the four chambers of heart are in a relaxed state. ठीक है, लेट्स हम स्टार्ट करते हैं कि हार्ट के जो चारों चैम्बर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, रिलैक्स्ड स्टेट में है. दैट इज दे आर इन जॉइंट डायस्टोल, राइट ना. मतलब कि क्या है, रिलैक्स्ड स्टेट में. सबसे पहले इट स्टार्ट्स फ्रॉम द जॉइंट डायस्टोल, मतलब कि जॉइंट मतलब दोनों, और डायस्टोल मतलब क्या होता है, रिलैक्स. ठीक है. So as the tricuspid and bicuspid valves are open, blood from the pulmonary veins and vena cava flows into the left and right ventricles respectively. ठीक है. तो जैसे ये हमारा, मैं यहाँ पर हार्ट बना देती हूँ. ठीक है. दिस इज आवर हार्ट, लेट्स सपोज. ठीक है. तो this is our right atrium, this is right ventricle, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. सो अभी शुरुआत में क्या है, जॉइंट डायस्टोल में है, मतलब कि चारों जो चैम्बर्स हैं वो क्या है, रिलैक्स्ड है. ठीक है. तो यहाँ होता है आपका ये ट्राइकस्पिड वाल्व और यहाँ होता है बाइकस्पिड वाल्व. ठीक है ना. सो ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स, ठीक है ना. तो अब देखो ये क्या कहते हैं, ये राइट एट्रियम में है ना. राइट एट्रियम में क्या आ रहा है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. ठीक है ना. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इसमें फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा. और लेफ्ट एट्रियम में क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. ठीक है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इसमें लेफ्ट एट्रियम में. ठीक है. फ्रॉम लंग से आ रहा है. ठीक है. और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आता है, कौन लेकर आता है, इट्स पल्मोनरी वेन. ठीक है ना. इसमें ये उल्टा है बस पल्मोनरी के केस में. पल्मोनरी वेन जो है ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है राइट लेफ्ट एट्रियम में, राइट ना. और राइट एट्रियम में आपका क्या आता है, इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, राइट ना. सुपीरियर ऊपर से आती है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है. और इन्फीरियर वेना कावा जो है ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है. ठीक है. दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज इन्फीरियर वेना कावा. ठीक है. सो रेस्पेक्टिवली अब क्या होता है, जैसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व ये खुलेगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा तो राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाएगा. और जैसे ही ये बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा तो लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. ठीक है. रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, ये मैं बता चुकी हूँ अभी. सो द सेमिलूनार वेल्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज, है ना. तो जो सेमिलूनार वेल्स होते हैं वो अभी इस स्टेज पर क्लोज है. सेमिलूनार वेल्स क्या, कि यहाँ से जो आपका ब्लड है ना, जो पल्मोनरी आर्टरी जाएगी, है ना, जो पल्मोनरी आर्टरी जाएगी यहाँ से कहाँ को जाएगी, लंग्स की तरफ जाएगी वो. ठीक है. लंग्स की तरफ जो जाएगी, राइट ना. तो यहाँ पर इनके पास कौन से वैल्व होते हैं, ये सेमिलूनार वैल्व होता है. ठीक है ना. और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या है आपका, एओटा निकलता है ना. लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एओटा. तो यहाँ पर भी इसके सेमिलूनार वैल्व होता है. तो अभी फिलहाल ये जो सेमिलूनार वेल्व्स हैं, ठीक है, ये अभी क्लोज्ड हैं. द SAN नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल. तो जो आपका साइनोएट्रियल नोड है, ठीक है ना, जो ये साइनोएट्रियल नोड है अभी ये क्या करेगा, एक एक्शन पोटेंशियल को ये जनरेट करेगा विच स्टिमुलेट्स बोथ द एट्रिया टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. तो SAN नोड क्या करता है, सबसे पहले है ना, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है जिससे कि ये दोनों एट्रिया को बोलता है कि आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाइए. जिससे कि क्या होगा, दोनों एट्रिया क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. कॉन्ट्रैक्ट में आना मतलब कि सिस्टोल. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों एट्रियम. द कॉन्ट्रैक्शन, द एट्रियल सिस्टोल आप इसको बोलोगे. दिस इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%. अब जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब सिकुड़ेगा, लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब कि सिकुड़ेगा. तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो, तो जब भी कोई चीज़ सिकुड़ेगी, दबेगी, तो फिर ब्लड फ्लो जो है वो वेंट्रिकल्स में जाएगा एंड इट विल इंक्रीज बाय 30%, है ना. इसका फ्लो जो है वो 30% तक बढ़ जाएगा. द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द AVN. ठीक है ना. अब SAN नोड है यहाँ पर. अब यहाँ पर क्या है आपका, ये AVN नोड है ना. तो SAN नोड से एक्शन पोटेंशियल कहाँ आया, AVN नोड पर आया. ठीक है. दिस इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, है ना. तो ये अब जो नोड है ये इस एक्शन पोटेंशियल को, है ना, कहाँ तक कंडक्ट करवाएगा, वेंट्रिकल्स तक ले जाएगा ये. ठीक है ना.
जैसे कि ये है आपका साइनोएट्रियल नोड, ठीक है, और ये है एवीएन नोड। तो इससे एक्शन पोटेंशियल आया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा, आपके वेंट्रिकल्स में जाएगा, ठीक है ना। ये एक्शन पोटेंशियल आपका वेंट्रिकल्स में फैलेगा, ठीक है। सो द एवी बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट्स इट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एसएएन नोड है सबसे पहले तो, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या है, ये है आपका एसएएन नोड, साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। फिर ये है आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। फिर आपका इससे एक बंडल निकलता है जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। ये बंडल ऑफ हिस एवीएन नोड से एक्शन पोटेंशियल को लेकर जाता है वाया अलोंग दी वेंट्रिकल्स, ठीक है। और वेंट्रिकल्स में क्या है, इनके वॉल्स के अलोंग ये परकिंजे फाइबर्स हैं, ठीक है। तो आपके ये परकिंजे फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल्स के वॉल्स तक ये एक्शन पोटेंशियल फ्लो होता है, दैट यू कैन से, ठीक है, परकिंजे फाइबर्स, ठीक है बेटा। सो दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जब ये एक्शन पोटेंशियल जो पहले यहाँ था, है ना, पहले ये साइनोएट्रियल नोड पे जो एक्शन पोटेंशियल था ये जनरेट हुआ जिससे कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, एट्रिया सिस्टोल में आया। फिर ये एसएएन से कहाँ गया, आपका एवीएन के पास गया। अब एवीएन जो है ये पूरा वेंट्रिकल्स में फैलाएगा और जिससे कि अब क्या होगा, वाया बंडल ऑफ हिस और फिर परकिंजे फाइबर्स, तो अब क्या होगा, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि अब वेंट्रिकल्स में क्या होगा, सिस्टोल होगा, ठीक है। इसको आप वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलोगे। द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन डायस्टोल। और जब ये वेंट्रिकल सिस्टोल में आएंगे तो मीनवाइल क्या होगा, जो एट्रिया है वो रिलैक्स हो जाएंगे, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो जब वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसी समय पर एट्रिया रिलैक्स करेंगे। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स, है ना। तो अब वेंट्रिकल्स क्योंकि आपका सिकुड़ रहे हैं, है ना, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब कि वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है ना, जिससे क्या होगा, जो ये वेल्व्स हैं, अब इसके अंदर जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये वेल्व्स क्या हो जाएंगे, ये क्लोज हो जाएंगे, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व्स ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। इनके क्लोज होने की वजह से क्या होता है कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड नहीं होता फिर, ठीक है ना। ब्लड दोबारा वापस, क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो सकता है कि ब्लड वापस एट्रियम में जा सकता है, बट ये वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं, है ना। सो एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, अब जैसे ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, जो सेमिलुनार वेल्व्स हैं गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड द एओटा लेफ्ट साइड, है ना, ये राइट साइड से आपका क्या निकल रहा है, पल्मोनरी आर्टरी निकल रहा है। तो यहाँ पर सेमिलुनार वेल्व है और लेफ्ट साइड से क्या निकल रहा है, एओटा निकल रहा है। तो उसके लिए भी वेल्व क्या है, सेमिलुनार वेल्व है, दोनों के लिए ही सेम वेल्व हम यहाँ पर नाम लेते हैं। सो ये जो दोनों ही सेमिलुनार वेल्व्स हैं, जब फर्दर वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये दोनों सेमिलुनार वेल्व्स क्या होंगे, ओपन होंगे, ठीक है, आर फोर्स्ड ओपन। सो अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे, जिससे कि वेंट्रिकल से ब्लड निकलकर इन वेसल्स में जाएगा। सो द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, है ना। अब जब ब्लड निकल जाएगा वेंट्रिकल से तो क्या होगा, अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे, जिसको आप वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलोगे, एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वेल्व्स, है ना। तो अब जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो वेंट्रिकल्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जब वो प्रेशर कम हो जाएगा तो सेमिलुनार वेल्व्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना, ये क्लोज हो जाएंगे, जिससे कि ऑब्वियसली जो ब्लड आगे गया है, वेंट्रिकल से जो ब्लड निकला है वो ताकि बैकफ्लो ना कर जाए वापस वेंट्रिकल्स में, ठीक है। सो एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, अब जैसे जैसे और आगे प्रेशर और कम होगा, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स आर पुश्ड ओपन, ठीक है। और आगे जब आपका ये प्रेशर कम होगा तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स फिर से खुल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब ये और ज़्यादा रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकल्स जब और ज़्यादा रिलैक्स करेंगे, प्रेशर कम होगा, तो उसी समय पर क्या होगा, एट्रिया जो है उनमें प्रेशर बढ़ेगा, तो एट्रिया जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो उससे ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स फिर से खुल जाएंगे, exerted by the blood which was being emptied into them by the veins, है ना। तो इन दोनों एट्रियम में ब्लड ऑब्वियसली आ चुका है जब तक, है ना, दूसरा और नया ब्लड आ चुका है सुपीरियर वेना केवा से और आपका पल्मोनरी वेन से। सो द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स, अब ब्लड जो है फिर से आपका
वेंट्रिकल्स में जाएगा, द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन अ रिलैक्स्ड स्टेट, ठीक है। तो एट्रियम में जो ब्लड आया है ना, तो एट्रियम में जो ब्लड आया है वो फ्रीली मूव करेगा क्योंकि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुल चुके हैं, क्योंकि एट्रियम के अंदर प्रेशर है, जिसकी वजह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुल चुके हैं, जिससे कि फ्रीली मूव करेगा ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। अब ये दोनों ही क्या है, रिलैक्स स्टेट में है, एट्रिया भी और वेंट्रिकल्स भी, एज अर्लियर जो हमने बोला था जॉइंट डायस्टोल है ना शुरुआत में, जो ये आपके दोनों ही रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, हम दोबारा उसी पर आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जॉइंट डायस्टोल से। सून द SAN, अब जो साइनोएट्रियल नोड है जनरेट्स अ न्यू एक्शन पोटेंशियल, उसी समय पर जैसे ही ये जॉइंट डायस्टोल में आए हैं, अब SAN जो है ये नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, एंड द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड अबव आर रिपीटेड, ठीक है। तो जो भी इवेंट्स हमने अभी ऊपर पढ़े वो फिर से रिपीट होंगे इन दैट सीक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, ठीक है। सो ये जो सीक्वेंशियल इवेंट है इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल, राइट। तो ये जो सीक्वेंस है आप देख रहे हैं कि साइनोएट्रियल नोड है ना, साइनोएट्रियल नोड है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, जिससे कि एट्रिया जो है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब तक एक्शन पोटेंशियल आपका इसमें जा रहा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में जा रहा है, जिससे कि फिर आगे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो फिर अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आगे आपका पल्मोनरी आर्टरी और एओटा में ब्लड जाएगा, है ना। तो ये जो एक कंटिन्यूस जो साइकिल चल रहा है, साइक्लिकली रिपीटेड ये जो इवेंट चल रहा है हार्ट के अंदर, इसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ सिस्टोल, इसमें क्या होता है आपका, सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन, एंड डायस्टोल इज द रिलैक्सेशन ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। सो एज मैंशनड अर्लियर द हार्ट बीट 70 टाइम्स पर मिनट, है ना। जैसा कि हमने पहले देखा है कि हार्ट जो है हमारा वो 72 टाइम्स बीट करता है एक मिनट में, दैट इज दैट मैनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट, है ना। तो आप देख सकते हैं कि एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल्स परफॉर्म होते हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि 7, है ना, 72 टाइम्स बीट कर रहा है। सो फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। तो हम यहाँ से ये डिड्यूस कर सकते हैं कि एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, 0.8 सेकेंड है। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पम्प्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। अब एक कार्डियक साइकिल के दौरान हर एक वेंट्रिकल कितने ब्लड को पंप करता है, 70 ml ब्लड को वो पंप करता है एक बार में, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। सो द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि एक बीट में, है ना, एक कार्डियक साइकिल में हमारे वेंट्रिकल्स 70 ml ब्लड को बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारी हार्ट बीट कितनी है, 72 टाइम्स पर मिनट, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव्स द कार्डियक आउटपुट, राइट। तो इससे आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा आपका कार्डियक आउटपुट, राइट, है ना। देन therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and averages 5000 ml or 5 liters in a healthy individual, right? So this will come out around 5000 ml, ठीक है, और 5 लीटर इसको आप बोलेंगे, है ना। सो ये जो वेंट्रिकल्स में हर एक मिनट में, है ना, वेंट्रिकल्स एक मिनट में इतने ब्लड को पंप कर रही है, 5000 ml को, मतलब 5 लीटर ब्लड को। द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, अब हमारी बॉडी के पास इस स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर करने की, मतलब वॉल्यूम थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा 70 ml ही हो, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसकी एबिलिटी हमारी बॉडी के पास होती है, एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, राइट ना। तो हमारी बॉडी के पास स्ट्रोक वॉल्यूम को भी ऑल्टर करने की और हार्ट रेट को भी ऑल्टर करने की एबिलिटी होती है, जिससे कि कार्डियक आउटपुट भी ऑल्टर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। अगर कोई एथलीट है, वो भाग रहा है, वो बहुत ज़्यादा विगरस फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा होगा, है ना। उसका हार्ट बहुत तेज़ी तेज़ी से पंप कर रहा होगा। आपने महसूस किया होगा कभी जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से रन कर रहे हैं या कोई आप बहुत विगरस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपका हार्ट बहुत जल्दी 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 बीट करता है, राइट ना। तो उस समय पर कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है। सो ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस। तो हर कार्डियक साइकिल में दो मेजर साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं विच कैन बी ईजिली हर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। द फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स, है ना। तो पहला हार्ट साउंड क्या आता है, लब, ठीक है। ये लब साउंड कब आता है, जब ये दोनों वेल्व्स जो हैं, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड, है ना, ये जो दोनों वेल्व्स जब बंद होते हैं, ठीक है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड
वेल्व्स, ठीक है। तो जब ये दोनों वेल्व्स बंद होते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स जब बंद होते हैं तो इस साउंड को हम बोलते हैं लब। वेयर इज द सेकेंड हार्ड साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमिलूनार वेल्व्स, है ना। अब डब साउंड कब आएगा? जब वो दोनों जो सेमिलूनार वेल्व्स हैं जब वो क्लोज होंगे, ठीक है। सो व्हाट यू कैन राइट हियर इज क्लोजर ऑफ सेमिलूनार वेल्व्स, क्लोजर ऑफ सेमिलूनार वेल। सो दीज साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, है ना। तो ऑब्वियसली क्लिनिकल डायग्नोसिस में डॉक्टर्स इन साउंड्स को ऑब्वियसली ऑब्जर्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ईसीजी। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हम इसको बोलते हैं ईसीजी को, राइट। So let's have a look on it. You are probably familiar with the scene from a typical hospital television show. A patient is hooked up to a monitoring machine that shows voltage traces on a screen and makes the sound beep 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 beep. राइट ना, यू मस्ट हैव हर्ड दिस, है ना। पीप 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 बज रहा है ना, और फिर एकदम पी हो गया, मतलब कि जब एकदम स्ट्रेट लाइन आ गई मतलब कि पेशेंट जो है वो मर गया, एज द पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट, है ना। अब वो भाई उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया है और पेशेंट मर गया है। दिस टाइप ऑफ मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इज यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। मशीन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस मशीन को यूज़ किया जाता है ईसीजी को लेने के लिए। सो ईसीजी इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, राइट। तो एक कार्डियक साइकिल में हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी चल रही है, जैसे कि आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है SAN AVN, राइट। तो कैसी वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है हमारे हार्ट के अंदर, तो वो रिप्रेजेंट होती है ईसीजी के थ्रू। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी एज शोन इन द फिगर 18.3, ठीक है। तो ये है आपकी स्टैंडर्ड ईसीजी। अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, है ना। तो पेशेंट को 3 इलेक्ट्रिकल लीड से कनेक्ट किया जाता है, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल, ठीक है। तो दोनों तो हाथों में, दोनों रिस्ट में, दोनों कलाई में, और एक लेफ्ट एंकल में इस लीड को कनेक्ट किया जाता है। दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, राइट। ये कंटिन्यूसली हमारे हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। सो फॉर अ डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ द हार्ट्स फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन, राइट। और अगर आपको और डिटेल्ड इवेल्युएशन चाहिए हार्ट के फंक्शन का, तो और भी 3 या 4 लीड्स अटैच करी जाती हैं हमारे चेस्ट रीजन के अराउंड, ठीक है। सो हेयर वी विल टॉक ओनली अबाउट अ स्टैंडर्ड ईसीजी। हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में ही हम बात करेंगे। सो ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद अ लेटर फ्रॉम P टू T, एज यू कैन सी P से T तक ही आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, दैट करस्पॉन्ड्स टू अ specific electrical activity of the heart. So the P wave represents the electrical excitation or depolarization of the atria, right ना। तो ये जो P wave है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है depolarization, depolarization of atria, ठीक है। एट्रिया का डीपोलराइजेशन बता रहा है ये P वेव, ठीक है। विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, है ना। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या कि अभी यहाँ पर दोनों एट्रिया क्या हो गई हैं, क्या हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, है ना। दोनों एट्रिया कब कॉन्ट्रैक्ट होती है? जब SAN नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। जब SAN नोड जो आपका साइनोएट्रियल नोड है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो जिससे कि दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि दोनों एट्रिया का यहाँ क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। सो द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है। अभी ये P जो है ये पहले तो क्या है आपका, एट्रिया का डिपोलराइजेशन है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है। अब ये QRS है ये वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो क्या होता है, जब सबसे पहले आपका SAN नोड है ना, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, जब SAN नोड एक्शन पोटेंशियल भेजता है तो दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर जब ये एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल सिग्नल AVN तक पहुंचता है तब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो जिससे कि आपको P वाला ग्राफ मिला है, है ना, P पीक मिला है। और जब दोनों वेंट्रिकल्स, जब AVN नोड ने एक्शन पोटेंशियल भेजा है, दो वेंट्रिकल्स के पास गया है, दोनों वेंट्रिकल्स के पास, तब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
है ना, तब आपको QRS वेव मिलेगा। वेरी इजी, ठीक है। देखो आगे, सो विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, है ना, मतलब यहाँ पर ये जो QRS वेव है ये क्या है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ventricles, ठीक है। सो द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल, है ना, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये क्यू के जस्ट बाद ही स्टार्ट हो जाता है और ये बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल, ऑब्वियसली वेंट्रिकल्स के सिस्टोल की ये शुरुआत यहाँ से हो जाती है जस्ट आफ्टर क्यू से। नाउ द टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, है ना। टी वेव क्या है, अब जो वेंट्रिकल्स आपके एक्साइटेड स्टेट में थे, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में थे, अब टी वेव में क्या होगा कि ये जो आपके वेंट्रिकल्स हैं ये रीपोलराइज हो गए हैं। दिस इज नाउ, पहले तो ये क्या हुआ, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, अब डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, है ना, एंड नाउ दिस टी इज द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। और आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, डीपोलराइजेशन भी बोल सकते हो ना वेंट्रिकल्स का, इधर यू से डीपोलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ जो ये टी वेव है यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका रीपोलराइजेशन हो रहा है वेंट्रिकल्स का, क्योंकि वेंट्रिकल्स जब जैसे ही ब्लड को फेंकेंगे बाहर, है ना, ब्लड को पंप करेंगे बाहर की तरफ, ईदर टू द पल्मोनरी आर्टरी और टू दी एओटा, ठीक है, तो इनका क्या होगा, ये रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएंगे ना, तो रीपोलराइजेशन ऑफ क्या होगा, ये टी वेव में रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होगा ना, ठीक है। सो द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, है ना, टी वेव का एंड मतलब क्या कि यहाँ पर सिस्टोल एकदम खत्म हो गया है, मतलब के वेंट्रिकल्स का पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया है, मतलब कि वेंट्रिकल्स जो है वो अब रिलैक्स हो गए हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट ना, तो अगर आप QRS कॉम्प्लेक्सेस को काउंट करोगे एक गिवन टाइम पीरियड में तो आप किसी एक इंडिविजुअल की आप हार्ट बीट को डिटरमाइन कर पाओगे। सिंस द ECGs ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव रफली द सेम शेप फॉर अ गिवन लीड कॉन्फिगरेशन, राइट ना, तो अगर आप ECG देखते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स का तो रफली सभी का सेम शेप आता है गिवन लीड कॉन्फिगरेशन, जैसे मैंने बताया कि 2 हाथ में 1 पैर में, और डिटेल में लेना है तो 4 जो है वो चेस्ट एरिया में लगा दो, ठीक है, तो सबका ये स्टैंडर्ड ही आता है PQRS टी वेव। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट्स अ पॉसिबल एबनॉर्मैलिटी और डिजीज, राइट, अगर इस शेप से कोई भी डेविएशन है ना, कोई भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, अगर इस शेप से थोड़ा भी डेविएशन है तो मतलब कि कुछ एक पॉसिबल एबनॉर्मैलिटी या डिजीज़ है उस इंडिविजुअल को, हैंस इट इज़ ऑफ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसीलिए ये ECG जो है ये बहुत यूज़ आता है क्लिनिकल स्टडीज़ में, डॉक्टर्स इसको use करते हैं to study the heart issues, right? So this was all for today's session. Hope you all got the concepts very clearly, enjoyed it a lot. Bye bye, good day, take care.